हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। तो आज का लेक्चर है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप के ऊपर। ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का ये 5th लेक्चर है। इसमें हमें एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनी ग्रुप के बारे में पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एपीजी। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर जा चुके हैं, जिसमें हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस उसी में हुए हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन, उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो चलो आज के लेक्चर में हम देखते हैं एपीजी, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। तो इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं। हमने अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ लिए वो तो हमने पढ़ लिए। तो ये एक संस्था है, वो क्लासिफिकेशन आते थे आईसीवीएन के अंडर में। अब ये है एक ऐसी संस्था, इनफॉर्मल इंटरनेशनल ग्रुप है, जिसमें बॉटनिस्ट कोलैबोरेट करते हैं और एक टैक्सोनॉमी करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अब अपने फाइलोजेनेटिक बेसिस पे, और कई सारे रिलेशनशिप्स डिस्कवर करे हुए हैं प्लांट्स के बारे में, उनके हिसाब से वो उसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, या शॉर्ट में एपीजी। तो ऐसे शॉर्ट में एग्जाम में लिख के आ सकता है, राइट डाउन अबाउट एपीजी, या सिर्फ एपीजी। तो आपको इस पर लिखना है, तो आपको इसमें एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप के बारे में ही लिखना है। तो चलो देखते हैं, डेफिनेशन देखेंगे पहले। द एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप और APG is an informal international group of systematic botanists who collaborate to establish a consensus on the taxonomy of flowering plants or angiosperms that reflects the new knowledge about the plant relationships discovered through phylogenetic studies. तो एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनी ग्रुप या APG एक इनफॉर्मल इंटरनेशनल ग्रुप है। ये इनफॉर्मल है, जिसमें सिस्टमैटिक बॉटनिस्ट होते हैं, मतलब जो टैक्सोनॉमी पे स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी बताते हैं बॉटनिस्ट, वो कोलैबोरेट करते हैं, मतलब एक साथ काम करते हैं और एक कंसेंसस इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब एक जैसा मत एक एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे टैक्सोनॉमी की जा सके फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो कि न्यू नॉलेज रिफ्लेक्ट करता है प्लांट रिलेशनशिप में, जो कि किसके थ्रू डिस्कवर करे गए हैं, फाइलोजेनेटिक स्टडीज। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है फाइलोजेनेटिक, जिसमें हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। किसका क्लासिफिकेशन था वो? एंजेलर एंड पेरेंटल का क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है उसका, पास्ट में किस तरह से वो इवॉल्व होके जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो अगला ऑर्गेनिज्म कैसे बना, उसका रिलेशन कैसे है एक दूसरे के साथ इवोल्यूशन के बेसिस पे, तो वो बोलते हैं फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी। एज ऑफ 2016 4 incremental versions of classification systems have resulted from this collaboration, published in 1998, 2003, 2009 and 2016। तो 2016 तक 4 वर्जन्स आ चुके हैं इस क्लासिफिकेशन के। इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशंस आते हैं, तो 4 वर्जन्स आ चुके हैं। कौन कौन से? 1998 में सबसे फर्स्ट, सेकंड 2003 में, थर्ड 2009 में और फोर्थ 2016 में। An important motivation for the group was what they considered deficiencies in prior angiospermic classification, since they were not based on monophyletic groups, that is groups that include all descendants of a common ancestor। तो एक इनके पास एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन था, मतलब एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए एक फैक्टर था, वो ये था कि उन्होंने कंसीडर करा एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन में एक डिफिशियंसी। और वो क्या डिफिशियंसी थी कि वो एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप पे बेस्ड नहीं थे। मतलब मोनोफाइलेटिक होता है कॉमन एंसेस्टर होता है किसी भी डिसेंडेंट का, मतलब जो आगे के जो ऑर्गेनिजम्स आए वो सिर्फ एक कॉमन एंसेस्टर से आए, तो वो उसको बोला जाता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो ये एक सिंगल मोनोफाइलेटिक ग्रुप पे बेस्ड नहीं थे, ये उनको डिफिशियंसी लगी, इस वजह से वो एक साथ काम करने आए क्लासिफिकेशन के ऊपर और बनाया एक ग्रुप एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन एंड द एपीजी। तो एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन में एपीजी का रोल क्या है वो देख लेते हैं। इन द पास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल बॉटनिस्ट और बाय ए स्मॉल ग्रुप। तो पास्ट में जो क्लासिफिकेशन था वो एक
किसी भी एक इंडिविजुअल बॉटनिस्ट द्वारा किया जा सकता था, या फिर एक या एक से ज़्यादा कुछ ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स, मतलब 5-6 लोग मिलके एक क्लासिफिकेशन दे देते थे। द रिजल्ट वाज ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स, तो इसके रिजल्ट में बहुत सारे सिस्टम्स आ गए, क्लासिफिकेशन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स एंड देयर अपडेट्स बट जनरली फेवर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जो भी डिफरेंट सिस्टम्स थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में उनको फेवर किया जाने लगा। जैसे एंजलर और पेरेंटल का सिस्टम था, वो कॉन्टिनेंटल यूरोप में ज़्यादा फेमस था, उनका सिस्टम वहीं पे चलता था। बेंथम और हुकर का सिस्टम था, वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में ज़्यादा फेमस था, उनका वहाँ पे चलता था। और क्रॉनक्विस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स में चलता था। तो ऐसे ये रिजल्ट था उस एक स्मॉल ग्रुप के क्लासिफिकेशन के आने का। बिफोर द अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेटिक एविडेंस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म वाज बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जब तक जेनेटिक एविडेंस नहीं था अवेलेबल, तब तक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड रहता था, एंजियोस्पर्म्स का, उनकी मॉर्फोलॉजी पे और बायोकेमिस्ट्री पे। After the 1980s, detailed genetic evidence analyzed by the phylogenetic methods became available, and while confirming or clarifying some relationships in existing classification systems, it radically changed others. तो फिर 1980s में जेनेटिक एविडेंस आने लगे फाइलोजेनेटिक मेथड्स की हेल्प से, और वो अवेलेबल हो गए। तब से फिर जो रिलेशनशिप्स थी प्लांट्स की आपस में, वो पता चलने लगी और क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफरेंट तरीके से आने लगे। Therefore, rather than naming all the individual contributors, a decision was made to adopt the name Angiosperm phylogeny group classification और APG in short। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमने अभी डिस्कस करी वो आ रही थी क्लासिफिकेशन में, एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन में। तो फिर साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किया एक नेम जिसका नाम रखा गया एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन, या शॉर्ट में एपीजी। उसमें प्लांट्स के क्लासिफिकेशन दिए जाते थे फाइलोजेनी के बेसिस पे। द फर्स्ट पब्लिकेशन अंडर दिस नेम वाज इन 1988। तो फर्स्ट पब्लिकेशन था 1998 में इसका आया था। तो होप कि आपको एपीजी समझ आ गया होगा और इसकी नीड क्या थी वो भी समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एपीजी सिस्टम। The principles of APG's approach to classification were set out in the first paper of 1998 and have remained unchanged in subsequent revisions. Briefly these are। तो 1998 में इसके प्रिंसिपल्स सेट कर दिए गए थे जो कि अभी भी अनचेंज है, मतलब उनको चेंज नहीं किया गया है। तो उनके जो रूल्स थे APG के वो यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस है। चलो हम भी डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं। द लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डर्स एंड फैमिलीज शुड बी रिटेन्ड। तो इसमें था कि लीनियर जो सिस्टम था ऑर्डर्स और फैमिलीज का वो इसी में ऐसा ही रहेगा एज इट इज। द फैमिली, ये फर्स्ट रूल है, द फैमिली इज सेंट्रल इन फ्लावरिंग प्लांट सिस्टमेटिक्स। तो फैमिली इसकी सेंट्रल थी, मतलब फैमिली पे सारा डिपेंड था। सबसे मेन चीज़ फैमिली थी सिस्टमेटिक्स में फ्लावरिंग प्लांट की। तो हम आज भी देखते हैं, जैसे हमने कोई भी प्लांट देखा तो हम अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं ये किस फैमिली का है। जैसे पोटैटो है तो हम उसके बारे में कोई भी स्टडी करेंगे तो सबसे पहले पता लगाएंगे किस फैमिली का है, सोलनेसी फैमिली का है। तो इससे हमें उसके सारे कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज इज प्रपोज्ड एज अ रेफरेंस टूल ऑफ ब्रॉड यूटिलिटी। तो फैमिलीज का जो क्लासिफिकेशन है वो एक प्रपोज किया जाता है एज ए रेफरेंस टूल ऑफ ब्रॉड यूटिलिटी। ऑर्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ particular value in teaching and in studying family relationships। तो ऑर्डर्स की भी अपनी वैल्यू है स्टडी करने और टीचिंग करने में फैमिली रिलेशनशिप्स में। तो ये इसका फर्स्ट रूल हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड। ग्रुप्स शुड बी मोनोफाइलेटिक दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल डिसेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। तो ग्रुप्स जो थे वो मोनोफाइलेटिक होने चाहिए। मोनोफाइलेटिक मैंने अभी बताया था आपको। The main reason is why existing systems are rejected is because they do not have this property, they are not phylogenetic। तो जो मेन रीजन था जो कि जिसकी वजह से जो और सिस्टम्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, वो रीजन था कि उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं थी, फाइलोजेनेटिक बेसिस नहीं था, वो फाइलोजेनेटिक नहीं थे, वो नहीं बता पाते थे इवोल्यूशन के बेसिस पे क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस प्लांट का रिलेशन किसी और प्लांट से क्या है। तो ये फाइलोजेनेटिक नहीं थे वो, इसी वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते थे। A broad approach is taken to defining the limits of groups such as orders and families। ये थर्ड रूल है। तो इसमें बताया गया है कि एक ब्रॉड अप्रोच था
डिफाइन करने के लिए, एक ब्रॉड अप्रोच लिया गया डिफाइन करने के लिए लिमिट्स ऑफ ग्रुप्स और ऑर्डर्स की लिमिट्स, ऑर्डर्स और फैमिलीज की लिमिट्स क्या हैं. Thus of orders it is said that a limited number of larger orders will be more useful. तो ऑर्डर्स के बारे में ये कहा जाता है कि लिमिटेड नंबर लार्जर ऑर्डर के लिमिटेड नंबर होने चाहिए. जो ऑर्डर्स बड़े हैं उन बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिमिटेड नंबर होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. फैमिलीज कंटेनिंग ओनली ए सिंगल जीनस एंड ऑर्डर्स कंटेनिंग ओनली ए ऑर्डर्स families containing only a single genus and orders containing only a single family are avoided where this is possible without violating the overriding requirement of monophily. तो जो फैमिली थी जिनमें एक सिंगल जीनस था सिंगल ऑर्डर के अंदर और उस ऑर्डर में सिंगल फैमिली थी तो उसको अवॉइड किया गया. अगर वो पॉसिबल है अवॉइड करना रूल्स के साथ साथ तो उसको अवॉइड किया गया. अब ये लास्ट रूल है. above or parallel to the levels of orders and families the term clades is used more freely. तो ये एक टर्म था clades, इसको यूज किया गया था ऑर्डर्स और फैमिलीज के above या उसी के साथ पैरेलल APG में. The authors say that it is not possible nor it is desirable to name all clades. तो उन्होंने ऑथर्स ने कहा कि जो क्लेड्स हैं ये इतना ना तो ये इम्पोर्टेंट है ना ये पॉसिबल है कि सारे क्लेड्स को नाम दिया जाए इन ए फाइलोजेनेटिक ट्री. किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री में क्लेड्स को नाम देना ना इम्पोर्टेंट है ना ही पॉसिबल है. हाउएवर सिस्टमैटिस्ट्स नीड टू एग्री ऑन नेम्स फॉर सम क्लेड्स पर्टिकुलरली ऑर्डर्स एंड फैमिलीज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन. तो फिर उनको लगा सिस्टमैटिस्ट्स को कि एक नीड तो है क्लेड्स को नेम करने की क्योंकि हम इसी के हेल्प से ऑर्डर्स और फैमिलीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कम्युनिकेशन में डिस्कशन में. तो इसी की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं. तो ये हो गए प्रिंसिपल्स APG के. अब लास्ट में एक टॉपिक दिया गया है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप 3 थर्ड वाला जो है उसके बारे में आपको देखना है. आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है तो आपके एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है. राइट डाउन अबाउट APG 3. द थर्ड पेपर फ्रॉम द APG अपडेट्स द सिस्टम डिस्क्राइब्ड इन द 2003 पेपर्स. तो जो थर्ड पेपर था APG का अपडेट होकर आया था वो 2003 के पेपर्स में डिस्क्राइब किया गया था. द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड बट द नंबर ऑफ प्रीवियसली अनप्लेस्ड फैमिलीज एंड जेनरा इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. तो ब्रॉड आउटलाइन थी सिस्टम की वो सेम थी लेकिन जो नंबर था जो पहले अनप्लेस्ड फैमिली थी और जेनरा थे वो कम हो गए थे. दिस रिक्वायर्स द रिकॉग्निशन ऑफ बोथ न्यू ऑर्डर्स एंड न्यू फैमिलीज कंपेयर टू द प्रीवियस क्लासिफिकेशन. तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ी कि जो नए ऑर्डर्स थे और नई फैमिलीज थी उनके पहचान उनका रिकॉग्निशन जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन में नहीं हो पाया था. द नंबर ऑफ ऑर्डर्स गोज अप फ्रॉम 45 to 59. Only 10 families are not placed in an order and only 2 of these are left entirely outside the classification. तो जो ऑर्डर्स का नंबर था वो था 45 से 59 और जो सिर्फ 10 फैमिली थी उनको नहीं प्लेस किया गया था किसी भी ऑर्डर में और इनमें से सिर्फ 2 थी वो एंटायरली आउटसाइड थी क्लासिफिकेशन में थी नहीं. वो थी एपोडेंथेसी एंड साइनोमोनियेसी. The authors say that they have tried to leave long recognized families unchanged while merging families with few genera. तो ऑथर्स ने कहा था कि उन्होंने ट्राई किया है जो लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड फैमिलीज हैं उनको अनचेंज रखने के लिए और जो जब वो मर्ज कर रहे थे कुछ जेनेरा को एक साथ. दे होप द क्लासिफिकेशन विल नॉट नीड मच फर्दर चेंज. तो फिर उन्होंने होप किया उन्होंने आशा की कि क्लासिफिकेशन में ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी. A major change is that the paper discontinues the use of bracketed families in favor of larger, more inclusive family. तो एक मेजर चेंज जो था वो ये था कि पेपर डिसकंटिन्यू कर रहा था ब्रैकेटेड फैमिलीज़ का यूज और किसके फेवर में लार्जर और मोर इंक्लूसिव फैमिलीज़ के फेवर में. एज ए रिजल्ट द APG 3 सिस्टम कंटेन ओनली 415 फैमिलीज rather than 457 of APG 2.
तो एपीजी सेकंड था, उसमें 457 फैमिलीज थी और एपीजी थर्ड में 415 फैमिलीज ही थी उसी के रिजल्ट में। फॉर एग्जाम्पल द अगेव फैमिली, अगेवेसी एंड हाइसिंथ फैमिली, हाइसिंथेसी आर नो लॉन्गर रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रोडर एस्पारगस फैमिली। तो इसी का एग्जाम्पल था कि अगेव फैमिली है अगेवेसी और हाइसिंथ फैमिली है हाइसिंथेसी, इसको मर्ज करके रखा गया एस्पारजेसी के साथ, एस्पारगस फैमिली के साथ। द ऑथर्स से दैट ऑल्टरनेटिव circumscriptions as in APG first and second are likely to cause confusion and that major herbaria which are rearranging their collections in accordance with the APG approach have all agreed to use the more inclusive families। तो ऑथर्स के अकॉर्डिंग जो एपीजी फर्स्ट और सेकंड थे वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि मेजर हर्बेरिया जो थी वो रीअरेंज कर रही थी अपने कलेक्शंस को एपीजी के अकॉर्डिंग, एपीजी के अप्रोच के अकॉर्डिंग, और वो एग्री कर गए थे मोर इंक्लूसिव फैमिलीज का यूज करने को। दिस अप्रोच इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कलेक्शंस इन हर्बेरिया एंड बोटेनिक गार्डन, और यही अप्रोच इंक्रीजिंगली यूज किया जा रहा है कलेक्शंस में हर्बेरिया और बोटेनिक गार्डन में। इन सेम वॉल्यूम ऑफ द जर्नल 2 रिलेटेड पेपर्स वर पब्लिश्ड। तो सेम वॉल्यूम ऑफ द जर्नल में 2 रिलेटेड पेपर्स भी पब्लिश किए गए थे। वन गिव्स अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ द फैमिलीज इन एपीजी थर्ड एज विद द लीनियर ऑर्डरिंग पब्लिश्ड फॉर एपीजी सेकेंड। दिस इज इंटेंडेड फॉर ऑर्डरिंग हर्बेरियम स्पेसिमेंस फॉर एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट पेपर था, जो एक पेपर था वो उसमें दिया गया था लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ फैमिलीज एपीजी थर्ड की, जैसा कि एपीजी सेकंड में था, जैसे सेकंड में पब्लिश किया गया था। द अदर पेपर गिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम ए क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज इन एपीजी थर्ड विच यूजेस फॉर्मल टैक्सोनॉमिक रैंक्स। प्रीवियसली ओनली इनफॉर्मल क्लेड नेम्स वर यूज्ड एबव द ऑर्डिनल लेवल। और जो सेकंड पेपर था, दूसरा पेपर था, वो बता रहा था पहली बार कि क्लासिफिकेशन फैमिलीज का एपीजी थर्ड में, और वो टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज करेंगे इसमें, जो कि प्रीवियसली इनफॉर्मल क्लेड थे उनके नेम्स यूज किए गए ऑर्डिनल लेवल से। तो ये हो गया हमारा एपीजी एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, और उसमें भी एपीजी थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस, और कई सारे एविडेंस देखने हैं, फाइटोकेमिस्ट्री और साइटोलॉजी, ये सारे हमें देखने हैं। तो हम कल के लेक्चर में वही देखेंगे। तो ये सारे लेक्चर आप कंप्लीट करते जाना, नोट्स बनाते जाना, और इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो सारे कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंथम एंड हुकर का सिस्टम, तो वो जल्दी से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम होगी, बहुत दिनों में याद हो पाएगा। तो आप उसका रिवीजन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी याद होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई अगर डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।